Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In today's class, we are going to talk about or discuss about the topic of industrial area. तो हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे में इंडस्ट्रियल एरिया का आपका चैप्टर है उसको आज अच्छे से देखने वाले हैं। क्या क्या इसमें हम लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा, सरकार किसी भी जगह अचानक फैक्ट्री नहीं लगा देती है। ऐसा नहीं है सरकार का मन कर रहा है बस आए और फैक्ट्री लगा दिया गया। एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया या पार्क डेवलप किया जाता है फैक्ट्रीज लगाने के पहले। आज के डेट में, पहले के टाइम पे नहीं था, बट अब एक इंडस्ट्रियल एरिया को स्पेसिफाई करते हैं या फिर वहां पे एक इंडस्ट्रियल पार्क को गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करती है, जहां पे रोड्स, पानी, इलेक्ट्रिसिटी पहले से दी जाती है। भाई आपको रोड चाहिए ना, इंडस्ट्रीज लगाओगे तो आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के लिए वापस से ट्रक जाएंगी। वहाँ आपको हर इंडस्ट्री को वाटर की सप्लाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की, हैवी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो पहले उन जगहों पे ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं और स्टेट ने इन एरियाज को उनके साइज के हिसाब से, मतलब कितने हेक्टेयर में वो फैला हुआ है, उसके हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है आपका लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड माइनर। तो ये 4 हिस्सों में क्यों डिवाइडेड है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक जैसे प्लॉट खरीदते हो ना आप लोग, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, वैसे ये समझ लो लार्ज कौन से हैं, जो 200 हेक्टेयर से ऊपर वाले हैं, मतलब मोर देन ओवर 200 हेक्टेयर जो होंगे। जैसे दुर्ग में बुरई है आपका, रायपुर का सिलतरा है। ये 2 बड़े टाउनशिप्स हैं जहां बड़े स्टील प्लांट और हैवी इंडस्ट्रीज लगते हैं जाके। सिलतरा स्टेट का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है। सिलतरा 1184 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। 200 हेक्टेयर से ऊपर सबको हम लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। क्लियर। मीडियम क्या हो गए, 100 से 200 हेक्टेयर के बीच वाले, जैसे हमारे भिलाई का इंजीनियरिंग पार्क जो हथखोज में बनाया जा रहा है, वो आपका मीडियम साइज पे है। ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल कौन से हो गए, 50 से 100 हेक्टेयर वाले, और माइनर हो गए लेस देन 50 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर तक वाले। ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। ये जो स्मॉल और माइनर है, ये छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं जहां छोटे छोटे एमएसएमईज या दाल मिल हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, वो सब लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा आपको कि इंडस्ट्रियल एरिया सिलपहरी जो है वो लार्ज कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है, आपको पता होना चाहिए। सिलपहरी जो है आपका बिलासपुर का लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया है। मगर आपको ये पूछा जाए कि सिलपहरी का जो ब्लॉक ए बी सी है, तो वो माइनर कैटेगरी में आता है। सिलपहरी के अंदर ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी भी रखा गया है, वो सब माइनर में आता है। दोनों ही बिलासपुर में है, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ साइज का फर्क है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। लार्ज में आप लोग कुछ कुछ लिख सकते हो, उरला हो गया रायपुर का। ठीक है, उरला रायपुर में है आपका। सिलतरा रायपुर में सबसे बड़ा है। स्टेट का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया पूछेंगे तो सिलतरा है। ठीक है। सिरगिट्टी है आपका बिलासपुर में। वैसे ही बुरई है आपका दुर्ग में। सिलपहरी है आपका बिलासपुर में। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही इंडस्ट्रियल वाले में ये क्या होगा आपका, मीडियम में भनपुरी हो गया, भनपुरी रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क भिलाई का, हथखोज का। मेटल पार्क है आपका रावाभाटा में, रायपुर में। ये सब मीडियम है। ठीक है। वैसे ही स्मॉल में कौन कौन सा हो गया, महरूम खुर्द है राजनांदगांव में, नहीं महरूम कला है राजनांदगांव में। ठीक है। वैसे ही रावाभाटा है आपका रायपुर में। ठीक है। इसके बाद आपका बिरकोनी हो गया महासमुंद में। नारायणपुर, सॉरी हाँ, नारायणपुर गिरिवरगंज है आपका। इसके बाद एक जांजगीर साइड में फूड पार्क है आपका, बागोद में, धमतरी में। लखनपुरी है आपका कांकेर में। वो सब स्मॉल में आ गया। माइनर अप टू 50 कौन कौन से हो गए, तो हरिन छपरा हो गया कबीर धाम का, टेकनार हो गया दंतेवाड़ा का, कपान हो गया जांजगीर चांपा का, सिलपहरी एबीसी ब्लॉक हो गए बिलासपुर के। तो ये सब आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना नोट्स में अवेलेबल है वो। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द स्किल अपग्रेडेशन सेंटर्स जो हैं छत्तीसगढ़ में। युवाओं के हाथ में हुनर कहाँ से लाया जाएगा।
भिलाई स्टील प्लांट हमारे स्टेट में लगाया गया, पर अगर उसे चलाने वाले इंजीनियर या टेक्निकली लोग लोकली नहीं मिलेंगे वहाँ, तो लोकल लोगों को क्या फ़ायदा होगा उसका? बाहर के लोग ही आके जॉब करेंगे। इसलिए सरकार ने अलग-अलग स्पेसिफाइड ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। जैसे एक है आपका एटीडीसी, जिसको आप बोलते हो एपरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, ठीक है? ये कपड़ा और फैशन इंडस्ट्री के लिए है। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, इन सब का एक बहुत बड़ा और अब एक स्पेशल सेंटर बन गया है, आपको पता होना चाहिए, सुकमा में भी, बस्तर में भी खुल रहा है ये, ठीक है? तो आपका अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर आपको पता होना चाहिए। वैसे ही एक जगह सीपैट करके है आपका, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए सीपैट होता है, भनपुरी में है, रायपुर में ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे, और नया अभी आपका कोरबा में शाही मुड़ा में चालू हो रहा है, प्रपोज किया गया है। शाही मुड़ा याद रखिएगा। एमएसएमई टेक्नोलॉजीज के लिए एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए गए हैं। ये हमारे दुर्ग में है, बुरई वाला इलाका है, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला आपको? एपरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर कहाँ कहाँ है? रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव में, ठीक है? सुकमा में भी अभी एक खुला है। सुकमा में मैंने बोला आप लोगों को, बस्तर डिवीजन में लोकल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। एमएसएमई टेक्नोलॉजी के लिए बोरई में है, आपको मैंने बताया आपको, ठीक है, दुर्ग में आपका। इसके बाद आपको ये भी पता होना, सीपैट, सीपैट जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पता है आप लोगों को? स्पेशलाइज ट्रेनिंग देना है प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, कि प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ट्रेंड लोगों को नौकरी मिल सके। भनपुरी में है, रायपुर में ये, और शाही मुड़ा कोरबा में अभी प्रपोज्ड है। तो ये आप लिख सकते हो प्रपोज्ड है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड आईआईपी, क्या है ये चीजें? एग्रीकल्चर, खेती, फार्मर्स करते हैं, और इंडस्ट्रीज, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी को हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग। जैसे आप टमाटर से केचप बना के खाते हैं ना, केचप लेके आते हो आप दुकान से, किससे बना है? वो फार्मर ने ही उगाया होगा टमाटर, उसी से वो केचप बना है। तो वो केचप टमाटर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में गया, उसमें फूड प्रोसेसिंग हुआ, तब वो केचप बना। इसी में प्रधानमंत्री पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, ये लाया गया था 2020-21 कोविड ईयर में। इसमें अगर कोई किसान या कोई यूथ छोटी फूड यूनिट डालना चाहता है, एक फूड यूनिट लगाना चाहता है, तो सरकार उनको 35% का सब्सिडी देगी, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का, आपको पता होना चाहती है, ठीक है? और ये सब्सिडी जो 10 लाख का है, इसमें 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, मतलब 6 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगा। अब ये स्कीम जो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम में, जिसमें आपको कम दरों पे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए सब्सिडी मिल रही है 35% की, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इसका रिजल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका रिजल्ट आपको आईआईपी में देखने को मिलेगा। आईआईपी आपका होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक स्टैटिस्टिकल थर्मोमीटर है जो बताता है हमको कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है हमारे स्टेट में। तो ये आपको समझ में आया आईआईपी क्या है, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे पावर कैपेसिटी। हमारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कितना है, पावर कैपेसिटी कितनी है, और इसके ग्रोथ की स्टोरी भी सुनेंगे, हमारा पावर हाउस क्या है। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हमारा सुंदर सा छत्तीसगढ़ बनता है, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1360
मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता थी, मतलब इतना बिजली हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। पर आज सितंबर ऑफ 2025 का जो डाटा आखिरी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, उसके अनुसार हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो हो चुका है 2978 मेगावाट। तो ये आपको पता होना चाहिए, अ ग्रेट लीप वी हैव सीन, इतना बढ़ा है हमारे देश में। ठीक है, यानी स्टेट बनने के बाद हमने टोटल परसेंटेज में पूछेगा तो 119% का ग्रोथ किया है। 1360 को डबल करो तो 2720 आएगा, तो 2720 से भी तो ज्यादा है 20%, तो 119% हमने बिजली प्रोडक्शन बढ़ाया है हमारा स्टेट बनने के लिए। इसे ऐसे समझो आप, जब आप छोटे से घर, आपने छोटा सा घर लिया कभी, तो वहां 1000 वॉट का इन्वर्टर लगाया था ईयर 2000 में, ठीक है। फिर फैमिली आपकी बढ़ी, एसी लेने लगे, गीजर लेने लग गए आप लोग, तो आपने इन्वर्टर बदला और लगभग 3000 वॉट का लगा लिया। यही है, 1000 किलो वॉट से 3000 वॉट में हम आ गए हैं, क्योंकि बिजली की खपत भी पड़ रही है। पर एक दिक्कत है, जब बिजली का ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं तो एटेन्यूएशन के कारण बिजली रास्ते में जब ट्रेवल करके आती है, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहां से आपके घर तक, तो बहुत सी बिजली हवा में उड़ जाती है, एटेन्यूएट हो जाती है, बिजली वेस्ट हो जाती है, जिसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे स्टेट में फिलहाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है 13% के आसपास। मतलब आपके घर तक बिजली को बनाने से लेके आप तक पहुंचाने में लॉस कितना होता है, 13.82%। ये भी डाटा पूछ सकता है, 13.82% होता है। और ये लॉस को ही कम करना गवर्नमेंट का टारगेट रहता है बिजली में, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई का टोटल जीएसडीपी में हिस्सा कांस्टेंट प्राइस पर अगर 2025-26 में हम देखें, इनका एक साथ आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई का तीनों का एक साथ जीएसडीपी में डाटा दिया जाता है। 2026 में एस्टिमेटेड है 12.19% का, एस्टिमेटेड है, याद रखिएगा। इतने का हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। आप पानी यूज करते हो तो आप पे करते हो ना पैसा, बिजली यूज करते हो बिजली बिल देते हो, गैस खरीदते हो तो पैसा देते हो, तो ये जीएसटीपी में इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ इनका और कंट्रीब्यूशन परसेंट थोड़ा आज की डेट में गिरा है। कैसे, 2023-24 का जो डाटा हमने देखा था ना, 20.86% था उनका कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे, और अभी हमारे यहाँ कम हो गया है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हमको डाटा याद रखना है, एट द टाइम ऑफ स्टेट फॉर्मेशन 1360 मेगावाट था, अभी 2978 मेगावाट है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है इसमें से मैंने आप लोगों को बताया कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट था कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी जो है 2978 मेगावाट है। कितनी कैपेसिटी में इंक्रीज हुई, 119% की इंक्रीज हुई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या है, 13.8113 नहीं है ना, ये 13.82 है। ठीक है, परसेंट का पावर लॉस होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको और आप लोग स्पेसिफिकली देखोगे तो 2024-25 में कंट्रीब्यूशन कितना था। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन अलग से इलेक्ट्रिसिटी का नहीं आता है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एक साथ आता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन था 12.62% का, और ग्रोथ कितना देखा गया, 4.47% का। ठीक है, वैसे ही एस्टिमेटेड 25-26 के लिए जो एस्टिमेट लाया गया है, देखो इकोनॉमिक सर्वे में दो चीजें आती हैं, एक पिछले साल में एक्चुअल में क्या रहा, और 26-25 में करेंट गोइंग ईयर में क्या एस्टिमेट रहेगा। ये एक्चुअल में जो 25-26 का एस्टिमेट बता रहा हूं ना मैं, अगले साल उसका एक्चुअल में क्या रहा वो भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा जब 26-27 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे होंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, 12.19% का रहा, और ग्रोथ जो रहा आपका 4.27% का रहा, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस सप्लाई में आपका 2023-24 में रिकॉर्ड हुआ था, 20.86% का ग्रोथ था, और मिनिमम ग्रोथ 25-26 में रहा, आपको पता होना चाहिए 4.27। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया बहुत अच्छे से चीजें। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब थर्मल एंड हाइडल कैपेसिटी के बारे में।
मतलब कोयला और पानी से जो बिजली बनता है उसकी बात करने वाले हैं। हमारा जो टोटल टोटल कितना बोला मैंने, इलेक्ट्रिसिटी 2978 मेगावाट का जो बिजली बनता है वो दो तरीकों से बनता है। एक बेसिकली होता है थर्मल से, मतलब कोयला के उपयोग से जो बनाते हैं हम लोग, और दूसरा होता है हाइड्रो या हाइडल जिसको बोलते हो, जो पानी के थ्रू बनता है। कोयला को जलाकर जो बनाते हैं इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, वो अकाउंट करता है इस 2978 में 2840 मेगावाट। आपको पता होना चाहिए। हमको ऊर्जा धानी पावर कैपिटल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का वो कोरबा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोरबा इज द हब जहां से हमारे यहाँ पावर मैक्सिमम जनरेशन होता है। हाइडल मतलब पानी से जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो है 138.70 मेगावाट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रीलिम्स में कमीशन, प्लांट की कैपेसिटी, इसका मैचिंग पूछता है। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो थर्मल पावर प्लांट है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अटल जी का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है हमारे देश का, 1000 मेगावाट वहां से कैपेसिटी है उसकी, 1000 मेगावाट की बिजली बनाता है अकेला, और नया है 2016 में बना है। ठीक है। बाकी ज्यादातर प्लांट जो है मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो है वो आपका मड़वा में है, जांजगीर चांपा में, और सारे कोरबा में है, आपको पता होना चाहिए। हसदेव थर्मल पावर प्लांट है कोरबा वेस्ट में, सबसे पुराना पावर प्लांट है, 1983-86 का बना हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो थर्मल पावर स्टेशन कौन कौन से हैं हमारे यहाँ? कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको। तो एक है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर, जो टीपीएस है, थर्मल पावर प्लांट है आपका। ठीक है। ये कोरबा ईस्ट में है, और ये दो हिस्सों में है। 500 मेगावाट इंटू, सॉरी 500 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है, 250 इंटू 2 के हिसाब से बनता है, आपको पता होना चाहिए। 2007 का है ये। फिर एक हसदेव का है, हसदेव टीपीएस थर्मल पावर स्टेशन, ये भी आपका कोरबा वेस्ट, ये कोरबा ईस्ट में था ना, तो ये कोरबा वेस्ट में है। ठीक है। जो हसदेव वाला है आपका, इसकी कैपेसिटी जो है 4 इंटू 210 इक्वल्स टू 840 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी वाला पता होना चाहिए आपको, अटल बिहारी, फुल फॉर्म आप लिखना हो तो लिख सकते हो, टीपीएस। ये कहाँ है? मड़वा में है, जांजगीर चांपा में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसी की है, 1000 मेगावाट। दो प्लांट हैं, 2 इंटू 500 का ये प्लांट है, 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। हाईएस्ट सिंगल कैपेसिटी प्लांट है हमारे छत्तीसगढ़ का, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अगर सेकंड देखो आप, हाइडल से या हाइड्रो पावर से, पानी से मैंने बताया आपको 138.70 मेगावाट बनता है। उसमें से एक आपका है क्या? मिनी माता हसदेव बांगो हाइडल स्टेशन। फुल फॉर्म लिखना, मिनी मांगा हसदेव, मिनी माता हसदेव बांगो हाइडल स्टेशन। इसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट की है, 1994 में बना था, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही गंगरेल हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका, एक गंगरेल हाइडल स्टेशन है, ये 10 मेगावाट की बिजली बनाता है, 2005-4 का बना हुआ है। वैसे ही सीकासर हाइडल प्रोजेक्ट है, सीकासर, ये भी 7 मेगावाट का प्रोडक्शन है इसमें। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्मल ये 138.70, और ये आपका जो यहाँ पे है 2840, दोनों को मिलाओगे 2840 तो आपका आता है 2978, जो टोटल कैपेसिटी है हमारे स्टेट की। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद कंज्यूमर बेस अगर देखोगे आप, तो हाईएस्ट कंज्यूमर कौन कंज्यूम कर रहा है ये बिजली को, कंज्यूमर बेस कहाँ कहाँ है? तो देखो, जो डोमेस्टिक, जैसे आप और हम यहाँ लाइट जल रहा है, उसमें डोमेस्टिक जो है वो 54.35% है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। वर्सेस इंडस्ट्रियल में कितना है? इंडस्ट्रीज लेती हैं 38.86% जो हमारा बिजली का कंजम्पशन है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी चीज। सेक्टर वाइज, इसको काट दो यार, ये वाला मत लिखो, सेक्टर वाइज लिखो, इसको काट दो। सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा किसका है, ये आ सकता है क्वेश्चन में। इंडस्ट्रियल जो है सबसे ज्यादा लेता है हमारे यहाँ स्टेट में, दैट इज 38.86%। फिर सबसे ज्यादा बिजली लगती है एग्रीकल्चर में, जो है आपका 26%। फिर आपका डोमेस्टिक में लगती है, जो है 21.16%। फिर आपका नॉन डोमेस्टिक में, मतलब कमर्शियल यूसेज में 6.32%। और आखिरी आपका पब्लिक कंजम्पशन जो होता है, स्ट्रीट लाइट जलती हैं, सरकारी ऑफिसेस होते हैं, उन सब में लगता है आपका
3.55%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अब वेलफेयर स्कीम, कुछ इससे रिलेटेड क्या क्या है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स दिखेगा, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, पैराडॉक्स दिखेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट में सबसे ज्यादा बिजली का कनेक्शन किसके पास है, तो आप क्या बोलोगे, डोमेस्टिक घरेलू जो है सबसे ज्यादा खपत होगी, भाई सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन तो घरों में लगा हुआ है। बिल्कुल सही है आपका। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सब 54.35% जो बिजली के कनेक्शन जो हमको CSPDCL देता है वो हमको डोमेस्टिक में मिला हुआ है, कंज्यूमर जो घरेलू हैं उनके लिए। इसके साथ जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उनके पास सिर्फ 0.64% का कनेक्शन है। कनेक्शन का बोल रहा हूँ ना, जो आपके घर में मीटर लगा है ना, मीटर नंबर मिलता है आपको, तो मीटर तो ऑब्वियसली घरों में ज्यादा लगेगा ना भाई, इतने सारे घर हैं यहाँ, और इंडस्ट्रीज कम है। भले एक मीटर में इंडस्ट्री में लगा है, उसमें वो हजारों किलोवाट का बिजली ले रहे होंगे, घर में भले आप कम ले रहे होंगे, मगर मीटर ज्यादा कहाँ लगेंगे, डोमेस्टिक में ऑब्वियसली। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करने की, तो बाजी यहाँ पलट जाती है। जैसे मैंने बोला, वो छोटा सा जो 0.6% आपको बेस दिख रहा है, इंडस्ट्रियल बेस दिख रहा है ना, ये यही आपका 0.6% जो क्या बोलते हैं आपका बिजली बिल का कनेक्शन है, वो 38.86% बिजली खपत करता है हमारे स्टेट का। तो ये आपको पता होना चाहिए। घरेलू तो 54% मीटर लगे हैं, मगर 21% बस बिजली खपत कर पा रहे हैं हम सब मिलके। क्या ही चलाओगे घर में भाई, एसी सबसे ज्यादा खपत करने वाला सामान, माइक्रोवेव वो भी कितनों के घर पे, बहुत कम के घर पे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लो भिलाई का ले लो, भिलाई में मान के चलो 25, कम से कम 10, 5,000, 10,000 घर होंगे वहां पे, वहां 10,000 कनेक्शन होंगे, 10,000 घरों में एक भिलाई स्टील प्लांट है, उसका एक कनेक्शन होगा। एक फर्नेस जितना 1 घंटे में बिजली जलाता है ना, उतना आपका पूरा का पूरा आप हफ्ते में नहीं जला पाएगा पूरा भिलाई वहां पे। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे बहुत हाई कैपेसिटी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सरकार ने आम आदमी और किसान के लिए बिजली सस्ती करने के लिए दो बहुत बड़ी योजनाएं चला रखी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। एक है आपका कृषक जीवन ज्योति योजना। ये स्टार्ट हुआ था आपका 2009 में। किसानों को अपने पंप के लिए फ्री बिजली दी जाती है। 3 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए 6,000 यूनिट फ्री। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ का कोर रीजन है हमारे छत्तीसगढ़ में, 6,000 यूनिट बिजली फ्री। ठीक है, साल में। सेकंड है आपका PM सूर्य घर योजना, 2024 से चल रहा है ये हमारा फ्यूचर है। सरकार स्टेट के 5 लाख घरों के छत पर सोलार पैनल लगवा रही है। अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगवाता है तो उसको सेंटर की तरफ से 78% सब्सिडी और स्टेट की तरफ से 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। 78,000 और 30,000 मतलब 1,08,000 की असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट आपको रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में पुश करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। हर घर के ऊपर आज की डेट में छत में दिख रहा है ना हम लोग को सोलार प्लांट, इसी कारण दिख रहा है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, बताओ, 1 किलोवाट लगाओगे तो 45,000 मिलेगा, 2 किलोवाट लगाओगे तो 90,000 का बिजली बिल मुफ्त मिलेगा, 3 किलोवाट लगाओगे तो 1,08,000 मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब जब बिजली की बात कर रहे हैं और हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गए, और क्रेडा की बात ना करें हम लोग, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है ये, गांव तक रोशनी और पानी पहुंचाना है हमको। क्रेडा, व्हाट इज क्रेडा? छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, विच वॉज फॉर्म्ड इन 25 मई 2001 को बना था ये। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है आपका। इसका मेन काम है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे सोलार, विंड, इनको प्रमोट करना। इसके दो सबसे बड़े वेपन हैं आप बोल सकते हो, एक है आपका सोलार एनर्जी और दूसरा है छत्तीसगढ़ गांव गंगा योजना एक है, उसमें आपको नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। इसको पहले समझो आप लोग। मान लीजिए दुर्ग भिलाई से थोड़ा आगे किसी एक रिमोट गांव में, किसी एक रिमोट विलेज में एक किसान है, उसके खेत तक बिजली का खंबा जो है पोल नहीं पहुंच पा रहा है। तो दिक्कत, बिजली कैसे लेगा वो, तो सिंचाई कैसे करेगा, अपना पंप कैसे चलाएगा वो। यहीं पर क्रेडा सौर्य सुजल योजना लेके आया
और उसके तहत सोलार पंप जो 2 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक का होगा वो उनको प्रोवाइड करता है। बिना लाइट के बिल मतलब बिना लाइट बिल के वो सौर की ऊर्जा से उसके ऊपर सोलार पैनल लगा दिए होते हैं इन लोग, बैटरी इंस्टॉल कर दिए होते हैं इन लोग, तो वहां पे बिना किसी लाइट खंबा नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, फिर भी सौर ऊर्जा से सोलार एनर्जी से पानी पंप चला के निकाला जा सकता है। और गांव गंगा योजना जो है उसमें इसी सोलार पंप पे पूरे गांव के तालाब भरे जाते हैं, गांव गंगा योजना इसी के तहत। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्रेडा ने हाल फिलहाल में यूथ को एजुकेट करने के लिए ऊर्जा शिक्षा उद्यान भी चालू किया है, एनर्जी एजुकेशन पोर्टल पार्क भी बनाना चालू किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये 7 जगहों पे क्रेडा ने अभी बनाया है, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा और हमारा दुर्ग शहर में भी है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडा क्या क्या चलाता है, मैंने बोला एक हो गया शौर्य सुजल योजना, ठीक है ना, ये लिख लेना। इसमें सोलार इरिगेशन पंप 2 से 5 हॉर्स पावर तक दिया गया। 65% टारगेट SC ST पॉपुलेशन है इसमें। फिर है एक छत्तीसगढ़ गांव गंगा योजना, ये सोलार पंप से तालाबों को भरने वाला है, 10 हॉर्स पावर का पंप लगा के, ठीक है, एनिकेट्स और ये सबसे। इसके साथ एक और मैंने बोला एनर्जी एजुकेशन पार्क बना रहे हैं इन लोग। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेसा, हमारा गांव हमारा राज, पेसा एक्ट। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारा रूरल पॉपुलेशन जो है वो है 76.76%। बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन का चंक है छत्तीसगढ़ का वो ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में रहता है। और इस बड़ी आबादी को संभालने के लिए, इतना बड़ा जो चंक ऑफ पीपल है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारे स्टेट में चल रहा है। 33 पंचायत हैं हमारे यहाँ, जिला पंचायत, 33 जिले हैं तो 33 जिला पंचायत है हमारे यहाँ। इसके अंदर 146 जनपद पंचायत है हमारे यहाँ और 11,693 ग्राम पंचायत है हमारे यहाँ। आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन ट्राइबल एरिया के कल्चर थोड़े अलग होते हैं और उन्हें उनकी जमीन और जंगल पर अधिकार देने के लिए पेसा एक्ट लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया एक्ट। हमारे छत्तीसगढ़ पे भी लागू हुआ। हमारे 33 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट फुली स्केड्यूल्ड है। फुली स्केड्यूल मतलब पूरा पेसा एक्ट के अंदर आते हैं। और 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पार्शियली स्केड्यूल्ड हैं, मतलब टोटल 21 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पेसा एक्ट के अंतर्गत आते हैं, हैविंग 17 फुली scheduled district and 4 half scheduled district, partial scheduled district. You have to know that particular thing. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एरिया वाइज बोला जाए तो टोटल पेसा एरिया क्या है हमारे यहाँ, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट को मिलाया जाए 81,862 जो है टोटल पेसा एरिया वाली डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। 17 मैंने बताया आपको क्या फुल और 4 पार्शियल, मतलब जो 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें 81,862 स्क्वायर किलोमीटर पेसा एरिया में आते हैं। ये आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। 17 फुली जो स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से है पता है आपको, सीधा इजी याद करने के लिए बता रहा हूँ। सरगुजा का पूरा 6 डिस्ट्रिक्ट, बस्तर का पूरा 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका। और इसके साथ साथ देखो कौन कौन सा हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सरगुजा, ये पूरा, और जसपुर पूरा हो गया सरगुजा डिवीजन। फिर हो गया गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, ये हो गया बस्तर डिवीजन से। फिर आएगा बिलासपुर डिवीजन से। फिर आएगा बस्तर डिवीजन, उसमें आएगा बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये हो गए आपके पूरे बस्तर डिवीजन। फिर आएगा दुर्ग डिवीजन से मोइला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और एक आएगा आपका रायपुर डिवीजन से, दैट इज गरियाबंद। ठीक है, ये पूरे 17 हो गए क्या, फुल स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट अंडर पेसा एक्ट शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 4 पार्शियल कौन से हैं, बिलासपुर, रायगढ़
बालोद एंड धमतरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट से बात करते हैं। चलो, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग स्कीम क्या क्या दी गई है हमारे यहाँ। जो रूरल इलाके होते हैं, जिसको आप ग्रामीण इलाका बोलते हो, तो ग्रामीण विकास जो इलाका होता है उसके विकास में हमेशा कमी रहती है, या बोल सकते हो उसका विकास हमेशा अधूरा रहेगा जब तक जेब में वहां पैसा ना हो। और यही एंट्री होती है हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम की, जो है एमजी नरेगा, जिसको अब आप लोग बोलने लगे हो जी राम जी योजना। पीजीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक रहा है मनरेगा। और ये मनरेगा जो है 3 फेजेस में होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टेट में ये 2 फरवरी 2006 को पहली बार लागू हुआ था 11 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद दूसरे फेज में 2007 में 4 और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया था, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद। और तीसरे फेज में 2008 आते तक पूरा स्टेट हमारा मनरेगा के अंदर कवर हो गया था। आज 2025-26 के साइकिल में हमारे स्टेट में मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार दिया गया, 150 डेज का रोजगार मिलता है। नेशनल एवरेज 100 दिन है, मगर हमारे स्टेट में 150 दिन दिया जाता है, विद द वेज रेट ऑफ 261 रुपीज, मतलब दिहाड़ी दी जाती है एक दिन की 261 रुपया। इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन आपको पता होना चाहिए ज्यादा है, 52.44% का वुमेन पार्टिसिपेशन है इसमें, बहुत हाई है। और ये डायरेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट का डाटा है, आप लिख सकते हो कभी मेंस के पेपर 5 में आ गया तो, इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक में, कि मनरेगा में 52% तो वुमेन ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे स्टेट में वुमेन आर एक्टिव इन एम्प्लॉयमेंट। साथ ही जो लोग पीएम आवास योजना से छूट गए थे, उनके लिए हमारे स्टेट ने मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल लॉन्च किया है सितंबर 2023 में, जिसमें जनरल एरिया में 1.20 लाख रुपीस दिया जा रहा है और नक्सल अफेक्टेड एरिया में 1.30 लाख रुपीस दिया जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या क्या याद रखना है कि रूरल पॉपुलेशन कितना है, मैंने पहले बोला 76.76% है। अर्बन कितना बचा फिर 23.24%, ठीक है, एज पर 11 सेंसस है ये। पंचायती राज सिस्टम में मैंने बता दिया 33 जिला पंचायत, 146 जनपद और 11,696 ग्राम पंचायत है, जिसमें 20,368 मतलब 20,368 विलेजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउसिंग स्कीम में क्या क्या बताया मैंने, मुख्यमंत्री आवास योजना है, कब लॉन्च हुआ 2023 में 25 सितंबर को। ग्रांट 1,20,000 का है नॉर्मल इलाकों में, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इलाके जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहां पे आपका 1.3 लाख 1.30 लाख रुपीज है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आपको पता होना चाहिए, 2016 में आया, और 25 स्क्वायर मीटर का हाउस बनाने के लिए पैसे देते हैं, 60-40 का रेशियो है वो, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट टू आर एग्जामिनेशन। और कुछ कुछ छोटे छोटे लिख लो, स्टेट में हाईवे कितने हैं, कितना किलोमीटर है, तो 4392.38 किलोमीटर है अभी डाटा के हिसाब से। जो स्टेट, ये स्टेट हाईवे है, ठीक है, स्टेट हाईवे छत्तीसगढ़ के। और मेजर डिस्ट्रिक्ट में रोड कितने हैं किलोमीटर, ये भी पूछ सकता है, तो वो है 11,246.83 किलोमीटर। रूरल एंड अदर रोड कितने हैं, ग्रामीण इलाकों में 17,094 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल स्टेट में रोड कितना है, अगर ये पूछ दिया, सबको ऐड कर दो, स्टेट जो रोड स्टेट ने बनाया है वो है 32,733.58 किलोमीटर। स्टेट में जो एनएच है, नेशनल हाईवे, उसकी लेंथ कितनी है, इसमें कुछ बताने के लायक है नहीं भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डाटा लिखा रहा हूं मैं बस। एज ऑफ दिसंबर 2023 का डाटा है जो मैं दे रहा हूँ, 3484 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये डाटा आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग। आई होप सो। अब एंड पे ही हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के आसपास में, 2-3 क्लासेस और होंगी, इकोनॉमिक सर्वे एंड अप हो जाएगा आप लोगों का। तो ये डाटा जो मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप नोट्स को बार बार पढ़िएगा, जो बुक मैंने प्रोवाइड की है नोट्स वाली भी जो दी है, उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।